आपण पाहत आहात संगमेश्वर कॉलेज सोलापूरचं YouTube चॅनल। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम के अतिथि सम्माननीय डॉक्टर दरेपा बताले जी, उप प्राचार्य माननीय प्रसाद कुंटे सर, पर्यवेक्षक माननीय मल्लीनाथ साखरे सर, हमारे हिंदी के प्रिय अध्यापक शिवराज पाटिल सर, माननीय प्राध्यापक संतोष पवार सर और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सहपाठियों, मित्रों और सहेलियों, सभी का मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली और पढ़ी जाती है। मित्रों, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कठिन से कठिन स्थिति में इस भाषा ने देश को जोड़ने का कार्य किया है। सामान्य जनों से लेकर साहित्य तक हिंदी भाषा हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है, हिंदी देश की बिंदी ही नहीं, वह भारत देश की जुबान है। देश बढ़ेगा आगे यदि सबकी आशा एक हो। देश बढ़ेगा आगे यदि सबकी आशा एक हो, मत भी सबका एक हो, भाषा भी सबकी एक हो, वह है हिंदी। हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार। हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार। वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्धि मिली अपार। वैज्ञानिक के आधार पर प्रसिद्धि मिली अपार। आज हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा भी बन गई है। आज की हिंदी के बढ़ते कदम देखकर हम भी हिंदी का गुणगान करें। एक बार फिर से सबका स्वागत करती हूँ और आज के कार्यक्रम के प्रास्ताविक के लिए मेरी सहेली त्रिशा मैत्री को आमंत्रित करती हूँ। कुंटे सर और पर्यवेक्षक साखरे सर और उपस्थित सभी मेरे सहपाठी। वैसे तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, पर आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सबको मैं कुमारी त्रिशा मैत्री हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वह हमारी संपर्क भाषा है, वह हमारी संवाद भाषा है, इसीलिए वह भारत के सामान्य लोगों में अत्यंत प्रिय भाषा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का योगदान बड़ा है। आज 21वीं सदी में राष्ट्र निर्मित के क्षेत्र में हिंदी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिंदी हमारे लिए केवल भाषा नहीं, वह हमारी पहचान है, हमारी अस्तिमा है। आज हिंदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है। अब हमारे ये नया भारत है, इसीलिए हमें हिंदी की तरफ देखने का नजरिया भी बदलना होगा, क्योंकि हिंदी अब ज्ञान विज्ञान की भाषा बनती जा रही है। यान के साथ चंद्रयान जैसे शब्द भी आज चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। जमीन से लेकर आसमां तक हिंदी अपना स्थान बना चुकी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ग्रंथालय दर्शन के बाद आज हिंदी दिवस का हमारा यह दूसरा कार्यक्रम है। हिंदी विभाग की ओर से छात्रों के लिए विभिन्न हम सभी छात्रों मिलकर सफल बनाते हैं। इसके लिए हमारे अध्यापक शिवराज पाटिल सर हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिशा। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित अतिथि का परिचय देगी मेरी सहेली वैष्णवी भरमगोंडे। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित माननीय उप प्राचार्य प्रसाद कुंटे सर, पर्यवेक्षक मल्लीनाथ साखरे सर और आप सभी। आज हिंदी दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे अतिथि है डॉक्टर दरेपा बताले जी। आज हिंदी दिवस के आज सर आपने हिंदी विषय में PhD प्राप्त की है। सन 2013 में आपने सेट परीक्षा पास की है। सर आपने विविध महाविद्यालय और महाविद्यालय में अध्यापन किया है, जैसे कि केंद्रीय महाविद्यालय सिंहगढ़ पब्लिक स्कूल, SVCS हाई कॉलेज, NSB हाई स्कूल और सोलापुर संगमेश्वर नाइट कॉलेज आदि। आपने अनेक शोध लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। आपने विश्वविद्यालय स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में भी भाग लिया है। आप हिंदी विकास मंच और हिंदी प्रतिष्ठान के आजीवन सदस्य हैं। विविध हाई स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय में अपने विषय प्रस्तोता के रूप में भी मार्गदर्शन किया है। विविध
परीक्षाओं में आपने गुणवत्ता प्राप्त की है, जैसे कि MA CIT, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा पंडित परीक्षा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित धर्म शिक्षा परीक्षा आदि। आप BA प्रथम वर्ष में ऐच्छिक हिंदी में प्रथम आए, BA तृतीय वर्ष में महाविद्यालय में सर्वप्रथम आए, इसलिए आपको ड्रीम फाउंडेशन तथा चाणक्य गुरुकुल की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी से सम्मान पुरस्कार मिला। इसी तरह आपको आगे का सफर भी ज्ञानप्रद और प्रगति से परिपूर्ण हो, यही शुभकामना देती हूँ और धन्यवाद। धन्यवाद वैष्णवी। मित्रों, घर आए अतिथि का सत्कार करना, सम्मान करना हमारी परंपरा है। हमारी संस्कृति में अतिथि के संबंध में कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होता है। हम आज यहाँ उपस्थित अतिथि का सत्कार करेंगे। सबसे पहले आज के हमारे अतिथि डॉक्टर दरेप्पा बताले जी, इनका सत्कार करेंगे हमारे उप प्राचार्य माननीय प्रसाद कुंटे से। धन्यवाद सर। माननीय उप प्राचार्य प्रसाद कुंटे सर जी का सत्कार करेंगे हमारे हिंदी के अध्यापक प्राध्यापक शिवराज पाटिल सर। धन्यवाद सर। माननीय पर्यवेक्षक प्राध्यापक मल्लीनाथ साखरे सर जी का सत्कार। इसके पश्चात हमें कार्यक्रम के लिए सहयोग करने वाले अध्यापक प्राध्यापक संतोष पवार, आज के इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाली सभी छात्राओं का यहाँ पर सत्कार होगा। सबसे पहले बाहर सुंदर रंगोली बनाने वाली छात्राएं एक साथ उनको मैं सभी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आइए रंगोली बनाने वाले, आइए सामने। सत्कार लेते समय शर्माइए मत, आपका सम्मान है। आज के अतिथि माननीय डॉक्टर दरेप्पा बताले जी सर को प्रार्थना करती हूँ छात्राओं का सत्कार करें। धन्यवाद सर। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने वाली त्रिशा मैत्री का सत्कार करेंगे आज के कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर दरेप्पा बताले जी से। अपने मित्रों के लिए जोर से तालियां बजाते रहिए। माननीय अतिथि जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे वैष्णवी ब्रह्मगुंडे का सत्कार करें। अतिथि का अच्छा परिचय दिया आपने। इसके पश्चात कुमारी संजीवनी बंसोड़े का सत्कार करें। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम मंच संचालन कर रही है प्रिया पाटिल। स्वयं का नाम वो कैसे लें, शर्मा रही है। आइए प्रिया जी, आपका सम्मान लीजिए। यहाँ पे मंच संचालन जो हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, जिसके लिए प्रिया जी का सम्मान हो रहा है। जोर से तालियां। जिन छात्राओं ने काम किया, ऐसा हो जाता है कई बार मंच पर हम आ जाते हैं और हमारा ही नाम लेते समय बड़ी शर्म महसूस होती है कि कैसे लें, सम्मान कैसे स्वीकार करें। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी का स्वागत है। हिंदी डिजिटल पत्रिका हमने बनाई है इस वर्ष। हर वर्ष हम भित्ति पत्रिका बनाते थे, विद्यार्थी लिखते थे और उसे दीवार पर लगाकर उसका उद्घाटन होता था। लेकिन इस वर्ष पहली बार हिंदी पत्रिका शिखर हमने डिजिटल पत्रिका बनाई है। इसमें संतोष पवार जी का काफी सहयोग मिला है मुझे और कुछ छात्रों का भी सहयोग मिला है। कुल मिलाकर 6 पन्नों की ये पत्रिका, बहुत सारी कविताएं चुनी है इसमें, जितेंद्र कुमार माथुर से लेकर सभी ऐसे महनीय जो कवि हैं उन कवियों की रचनाओं को यहाँ पे स्थान दिया है। उनकी तस्वीरें भी है, देख लीजिए एक बार। और उसका उद्घाटन आज माननीय डॉक्टर दरेप्पा बताले और हमारे महाविद्यालय के उपाचार्य माननीय प्रसाद कुंटे सर जी के हाथों यहाँ पर संपन्न हो रहा है। देख लीजिए, हमने ये पत्रिका जो बनाई है ये हमारे कॉलेज के लिंक पर भी उपलब्ध हो जाएगी पत्रिका। आगे देखिए, आराम से लिख लें। 3 दिन लगे हैं इसको पूरा करने के लिए।
काफी एडिटिंग करना पड़ा, इसके लिए काफी समय देना पड़ा। तंत्रज्ञान की बातें बड़ी कठिन होती हैं। आराम से आराम से। आपके व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा देखने के लिए आपको। कॉलेज में पहली बार कनिष्ठ विभाग में, सीनियर और कनिष्ठ विभाग में डिजिटल पत्रिका पहली बार बनी है। ये जिसका सम्मान हिंदी को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इसे प्रयास किया है। ये केवल मैंने अकेले ने नहीं बनाया है, इसमें संतोष पवार और कुछ विद्यार्थी भी थे जिनका सहयोग मुझे मिला है। संपादक मंडल का नाम मैंने ऊपर लिखा है, ये सभी मेरे साथ थे और इन्होंने सहयोग दिया है। दोनों से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे उपराचार्य प्रसाद कुंटे सर जी और दरेप्पा बचाला जी, दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि वे घोषित कर दें इस हिंदी डिजिटल पत्रिका का अधिकृत रूप से उद्घाटन हुआ। आज इस 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर संगमेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम पर डिजिटल पत्रिका शिखर का उद्घाटन आज हो गया, यह मैं यहाँ पे घोषित करता हूँ। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं उप प्राचार्य सम्मानीय प्रसाद कुंटे सर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय मंतव्य प्रकट करें। सर मीटिंग में जा रहे हैं। ये आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर दरेप्पा बताले सर, हमारे सहयोगी और आपके हिंदी के शिक्षक श्री शिवराज पाटिल सर जी, सभी विद्यार्थी विद्यार्थिनी, आप सभी को हिंदी दिन की शुभकामनाएं। आमचं असं एक म्हणणं होतं की प्रत्येक दिवशी किंवा कुठल्या तरी एका दिवशी एका भाषेने तो दिवस समृद्ध करायचा। आज माझं सगळ्यांना म्हणणं असं असेल की आज आपण हिंदी दिवस साजरा करतोय, तर आजच्या दिवशी आपण जे काही संभाषण कराल, जो काही संवाद कराल, तो सगळा हिंदीतून करावा। रोज मधून मधून हिंदी बोलणं आणि फक्त हिंदीतून संभाषण करणं याच्यातला फरक आज नक्की तुम्हाला जाणवेल। प्रयत्नपूर्वक असं करायचं की आज फक्त बोलायचं ते हिंदीतूनच बोलायचं, मग एखाद्या दिवशी इंग्रजीमधून पण बोलायला आपण शिकूयात। सर खूप छान बोलतात, ते आज आपल्याला मार्गदर्शन करायला इथं आले। मला हिंदी भाषेविषयी एक दोन गोष्टी अशा सांगायच्या आहेत की ज्या वेळेला आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरून विश्वाला संबोधित करतात आणि त्यावेळेला हिंदी भाषेतून ते संबोधित करतात, याच्यापेक्षा आपल्याला अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट कुठलीही नसते। म्हणजे या आपल्या भाषेला त्यांनी वैश्विक भाषेपर्यंत नेऊन ठेवले हे नक्की, आणि याचा आपल्या सगळ्यांना आनंद आणि अभिमान पण आहे। अजून एक हिंदी भाषेविषयी मला महत्त्व असं की आम्ही 82 साली आसरा सोसायटीत राहायला गेलो आणि तिथं आमच्या घराच्या 2 गल्ल्या सोडून एक सर राहत होते आणि त्यावेळेला बरीच लोक त्या सरांचं नाव घेऊन यायचे आणि विचारायचे, हे सर इथं कुठे राहतात? आता तो काळ आम्ही 3री 4थीत वगैरे असो, सुट्टी असताना बाहेर खेळणं वगैरे चालू असायचं। पण त्यावेळेला डॉक्टर भगवानदास तिवारी असं त्यांचं नाव आम्ही शोधून काढलं की कुणाकडे येतात एवढी सगळी लोक। त्यांची मुलं आमच्यापेक्षा एक 2-4 वर्षांनी मोठी होती। एक दिवशी आम्हाला त्यांच्या घरी जायचा प्रसंग आला, तर तुम्हाला सांगतो 2-2, 3-3 खोल्या पूर्ण सगळी हिंदीची पुस्तकं भरलेली होती आणि त्यांची स्वतःची निर्मिती पण त्याच्यात पुष्कळ होती।
त्यावेळेला असं वाटलं की हिंदी भाषा ही खूप जरा भारी आहे आणि हे एवढं सगळं त्या सरांना भेटायला लोक येतात, म्हणजे ते सर पण किती मोठे असतील. अर्थात तुम्ही त्यांना बघितलं नाही, आम्ही त्यांना बघितलंय. उंच सर होते, पर्सनॅलिटी जबरदस्त होती आणि एकदा हिंदीत बोलायला लागले की असं वाटायचं की ऐकतच राहावं, इतकं छान समृद्ध हिंदी होतं. आम्ही सगळ्यांनी त्यांना बघितलं पण आहे, त्यांचा काही वेळेला संवाद पण झालाय. म्हणजे अशा दिवशी आपण सगळेजण एकत्र आलोय. आज पूर्ण कॉलेजमध्ये डिजिटल पत्रिका हा उपक्रम हिंदी विभागाने सुरू केला, हे आणखी त्यात विशेष आहे. कारण डिजिटल पत्रिका हा कन्सेप्ट आतापर्यंत कुणीही राबवला नाहीये, कुणीही तो तयार केला नाहीये. तो तुम्ही राबवला, सरांनी पुढाकार घेतला, तुम्ही त्याला मदत केली, संतोष पवार सरांनी त्याला सहाय्य केलं, हे खूप आनंददायक आहे. याचे अधिकाधिक व्हर्जन्स महिन्याला 15 दिवसाला कसे तुम्ही ठरवले तसे येत राहोत. तुम्हा सगळ्यांना हिंदी दिवसाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. इसके बाद आभार प्रकटन. इसके बाद डॉक्टर माइक सामने. आज के अतिथि डॉक्टर बताले जी सर हमें मार्गदर्शन करेंगे. आप बैठिए. निशिकांत ठकार सर होते. हो हो त्यांना आपला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. तो हिंदी विषयाचे हो. ते विषय एवढं वाटत आहे. अभी अभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और संगमेश्वर महाविद्यालय के उपप्राचार्य कुंटे सर जी ने उल्लेख किया कि निशिकांत ठकार उन्हें एक पुरस्कार मिला है, जो हमारे सोलापुर के रहने वाले हैं और एक समीक्षक, मराठी हिंदी इन दोनों भाषाओं में उनका कार्य बड़ा महान रहा है. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आज 14 सितंबर हिंदी दिवस संगमेश्वर महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय में 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित कनिष्ठ महाविद्यालय के उपप्राचार्य माननीय प्रसाद कुंटे सर जी, पर्यवेक्षक माननीय मल्लीनाथ साखरे सर जी, हिंदी विभाग को चलाने वाले जिनकी घोड़दौड़ हमेशा हम उनको सुनकर आगे बढ़े हैं और जो हिंदी के अधरव्यू हम कहते हैं, माननीय शिवराज पाटिल सर जी, तकनीकी सारी बातें संभालने वाले माननीय संतोष पवार सर जी, और सबसे पहले इन सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापन यहाँ पे करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन मैं यहाँ पे करता हूँ. और जिन जिन छात्राओं ने सामने आकर इस कार्यक्रम को और भी जिसे हम कहते हैं मंच पर आकर सामने, वहाँ बैठकर बोलना आसान है परंतु आगे आकर बोलना, जिन जिन लड़कियों ने, उदाहरण के लिए प्रास्ताविक कुमारी त्रिशा मेत्रे ने किया, मतलब जो लड़कियां आगे आकर बोलती हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. त्रिशा मेत्रे है, परिचय देने वाली कुमारी वैष्णवी भरमगोंडे है, उसके बाद मंच संचालन करने वाली प्रिया पाटिल है, आभार ज्ञापन करने वाली कुमारी संजीवनी बंसोड़े है. इन सभी छात्राओं के लिए या फिर छात्राएं, मुझे लग रहा है कि अभी 33% आरक्षण जो है वो लड़कियां लेकर ही रहेगी, क्योंकि सभी यहाँ पर कार्यक्रम का मंच संचालन से लेकर सभी बातें संभालने वाली
लड़कियां ही हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं चाहता हूं कि लड़के पीछे न रहे, उन्हें भी इसी प्रकार के समारोह में क्या है सम्मिलित होना है, कुछ अपना योगदान देना है। ऐसे अवसर कम मौके जब जब मिलते हैं उस वक्त हमारा कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे कार्यक्रमों से जो भी विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय में अवसर होते हैं उन अवसरों का सदुपयोग करके हम जीवन में, तो सबसे पहले मैं आज 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक जो हिंदी पखवाड़ा संगमेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाया गया, इस पखवाड़ा के समापन समारोह के लिए आज हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस मनाने के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपने मंतव्य को यहाँ पर रखता हूँ। सबसे पहले भाषा। भाषा यानी क्या है? भाषा का मतलब मालूम है आपको? भाषा यानी क्या? कौन बता सकता है? भाषा का मतलब क्या है? संवाद करने, बिल्कुल सही, संवाद। भाषा ये शब्द जो है वो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, विचार विनिमय करना। ठीक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज में रहने के साथ साथ आपस में आपसी लेन देन के लिए, वह चाहे व्यापार हो, वह चाहे शिक्षा हो, वह चाहे पर्यटन हो, इधर उधर घूमता हो, तो हर जगह पे एक दूसरे के साथ संपर्क के लिए उसे भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम मातृभाषा के लिए किसी स्कूल में जाते हैं क्या? नहीं। मातृभाषा सीखने के लिए हमें घर में ही वो सारी व्यवस्था होती है, वह माहौल होता है, वह वातावरण होता है। मातृभाषा अपने आप हम सीखते हैं। और कोई भी भाषा सीखने की एक सीढ़ियां होती है, 4 सीढ़ियां होती है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। इन 4 सीढ़ियों को अगर हमने आत्मसात किया, श्रवण मतलब स्पष्ट सुनना, शुद्ध सुनना, सहज सुनना, फिर उसके बाद भाषण, बोलना मतलब जब स्पष्ट सुनते हैं, मैंने जो प्रश्न किया अगर आपने उसका सही अर्थ आपके कानों तक पहुंच गया तो ही आप जवाब दोगे। एक्शन के बदले रिएक्शन होता है ना, वैसे ही जो प्रश्न पूछा उसका जवाब उधर से आएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, स्पष्ट सुनने से ही स्पष्ट जवाब हम देते हैं, बोलते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लिखते हैं। तो ये 4 सीढ़ियां अगर हमने आत्मसात की तो आगे चलकर हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। और सबसे पहले भाषा, मातृभाषा के आधार पर हमने स्कूली शिक्षा में अगर हमने कोई एक भाषा आत्मसात कर ली और उसका व्याकरण, उसकी शुद्धता, उनके नियमों को अगर हमने जान लिया, पहचान लिया, उनको समझ लिया, आत्मसात कर लिया, तो आगे चलकर हम विश्व की कोई भी भाषा क्या कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि आपको किसी एक भाषा पर प्रभुत्व होना अत्यंत जरूरी है। ठीक है। तो हिंदी राजभाषा मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में तो उसने अपने भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से लेकर आज हम देखते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली और आज की हिंदी, खड़ी बोली हिंदी जो है वो आज हम देवनागरी लिपि में जो उसका इस्तेमाल करते हैं, साहित्यिक, शुद्ध, परिनिष्ठित, आदर्श मानक भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में उसने अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि महात्मा गांधी जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या फिर बहुत सारे स्वतंत्र सेनाओं ने हमारे यहाँ के भारतीय लोगों की पूरी मानसिकता का अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में वह क्षमता है जो लोगों को जोड़े रखती है। क्या है? लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को अनेकता में एकता, विविधता में एकता जो करने का काम, जोड़ने का काम हिंदी करती है। इसीलिए इस दृष्टिकोण से हमें हिंदी को जान लेना आवश्यक है, हिंदी आत्मसात करना आवश्यक है। अपनी भूमिका को निभाते हुए हिंदी ने जो जानकारी हम लेते हैं,
स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में, आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी मालूम है आपको? अभी शिवराज पाटिल सर ने बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पे किया है। उन्होंने युग नायक नाम की एक किताब आपको भेंट दी है। उसमें आप युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने क्या किया है, हिंदी में अपना मंतव्य रखा। मतलब वैश्विक स्तर पर पहली बार स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर अपनी मातृभाषा हिंदी में उन्होंने पहले वाक्य में ही उनको इतनी तालियां मिली कि 5-10 मिनट तक वो तालियां बजती रही। डियर माय फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी वाक्य के साथ उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की। मतलब अपनी अस्मिता को उन्होंने बनाए रखा, अपनी मातृभाषा का सम्मान उन्होंने किया। और इसी की वजह से उसके पश्चात हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1977 में विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने यूनो जो विश्व स्तर की संगठना है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वहां पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपना भाषण जो है वह हिंदी में दिया। मतलब वैश्विक स्तर पर भाषा को ले जाने का काम हिंदी में उन्होंने किया है। उसके पश्चात भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी उसमें महानदी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है और पूरे विश्व में मैंडरिन और अंग्रेजी के बाद बोली जाने वाली तीसरी भाषा हमारी हिंदी ही है। इसीलिए उसका गौरव हमें और भी बढ़ाना है। भाषा के रूप में भारत की एक पहचान है और यह देश के एकता के सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता केवल हिंदी में है। जब से हम हमारे नए मतलब प्रधानमंत्री को देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं हर जगह वे हमारे भारतीय लोगों से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं और अपने भारत के बारे में, भारत कैसे बदल रहा है, ये दोनों भी बातें वे सभी प्रकार से हिंदी में ही बातचीत करते हैं। न्यूयॉर्क में बहुत बड़े सभा स्थल पर उन्होंने क्या किया है, अपना भाषण हिंदी में ही दिया है। मतलब भाषा के गौरव को बढ़ाने का काम, भाषा को आगे ले जाने का काम हमारा ही है। यह भाषा जो है, हिंदी भाषा, हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की संवाहक है, संप्रेषक और परिचायक भी है। मतलब प्राचीन काल से लेकर आज तक हम देखते हैं हमारी जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारे आचरण, हमारे विचार, इन सबको बांधकर रखने का काम ये हिंदी है और हिंदी ही हमारी पहचान है, हमारी परिचायक है। सरल है, सुगम है, सहज है और सबसे वैज्ञानिक है। आज हम देखते हैं विज्ञान तंत्रज्ञान के युग में, सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, मोबाइल इंटरनेट के इस युग में आज हिंदी ने अपने आप को ढाला है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हिंदी ने अपना परचम लहराया नहीं है। अपने आप को उसने उस क्षेत्र में ढाला है और तब जाकर हिंदी जो है वह हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हिंदी वह भाषा है जो प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु का कार्य कर रही है। विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, 10 जनवरी जो हमारा विश्व हिंदी दिवस होता है, उसके माध्यम में भी पूरे विश्व भर में अनेक देशों में वहाँ पर सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती है, उसके माध्यम से भी हिंदी का प्रचार प्रसार होता है। ये मैंने शुरुआत में आपको हिंदी भाषा के और उसके महत्व के बारे में समझाया। अब मेरा जो व्याख्यान का विषय है, मेरे मंतव्य का विषय है हिंदी और रोजगार के विषय, इस ओर मैं बढ़ता हूँ।
सबसे पहले आज का दौर जो है वह प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है. मराठी ज्याला आपण म्हणतो जीवघेणी स्पर्धा. जीवघेणी स्पर्धा का, क्यों, किस लिए है? आबादी बढ़ रही है, शिक्षा का माध्यम बढ़ रहा, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, पढ़ाई पहले जो हमारी 50% जनता निरक्षर थी, 70% थी, अब वो प्रतिशत बढ़ गया है, अभी उल्टा हो गया है, 70-80% जनता साक्षर है, केवल 20-25% जनता जो अभी भी देहातों में रहती है वो निरक्षर है. अभी हमारे पीढ़ियों में हमारे पिताजी 10वीं कक्षा तक पढ़े थे, हम उनके आगे निकल गए. आज हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हमने, मतलब हम दूसरी तीसरी पीढ़ी में, और हमारे बच्चे उससे भी आगे निकल जाएंगे. मतलब ये प्रतिस्पर्धा के दौर में हम अपना करियर कैसे चुने? सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने आप को पहचानना है, अपने आप की अंदर की प्रतिभा को जानना है. मैं अपना मूल्यांकन खुद करूं, मुझे किसमें अभिरुचि है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए. आप 11वीं 12वीं में ही तय करते हैं. जैसे साइंस में देखते हैं हम, भागदौड़ लगी है वहां पर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नीट एग्जाम होती है, मतलब पूरे भारत में एक साथ वो नीट होती है. लाखों छात्र उसमें बैठते हैं और उसके लिए सीट कितनी है? केवल 10,000. मतलब लगभग मेरे ख्याल से 10-15 लाख बच्चे उस नीट की एग्जाम के लिए भागदौड़ करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए, परंतु उसमें जगह कितनी है? केवल 10,000. तो वो लक्ष्य सामने रखकर उसके लिए हमें आपको क्या करना है? अपनी प्रतिभा को ढूंढे, अपने आप को पहचाने, आगे चलकर हमारे अपने आत्मविश्वास को जागृत करें. हमारे पास अगर हमारा आत्मविश्वास है, जैसे मैंने यहाँ आकर सामने आकर आने वाली सभी छात्राओं के लिए तालियां बजी, वैसे ही अगले साल दूसरे अन्य छात्राएं आए, छात्र सामने आए और सामने आकर बोलने का, अपना मत रखने का साहस छात्रों को करना नितांत अनिवार्य है. नए कौशल्य सीखे, कुशलता बढ़ाएं. आजकल डिजिटल युग है, हमने आज देखा यहाँ पर डिजिटल शिखर पत्रिका का उद्घाटन हुआ है. इस कार्य के लिए जिन जिन छात्रों ने सहयोग दिया उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. उन सभी छात्राओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा. आपको ऐसे अध्यापक मिले हैं, संतोष पवार सर जी है, शिवराज पाटिल सर जी है, जो आज के युग के साथ चल रहे हैं. आज डिजिटल युग है, पूरी दुनिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में. जियो का जब फोन आया था, जियो ने जब अपनी टैगलाइन शुरू की थी, जियो की अपनी पहचान शुरू करी थी, मोबाइल सर्वप्रथम मोबाइल, छोटा मोबाइल आया था, तो उन्होंने क्या किया था? उनकी टैगलाइन क्या थी? मतलब उनका वाक्य क्या है? कर लो दुनिया मुट्ठी में. आज हम देखते हैं, आज पूरी दुनिया क्या, पूरा अंतरिक्ष हमारे हाथ में आया है. चंद्रयान का सीधा लाइव हमने मोबाइल पे देखा, बराबर है ना? मतलब आज जिस तेजी के साथ विज्ञान, तंत्रज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, उसी के साथ हमें चलना होगा. प्लान ए के साथ प्लान बी भी हमारा रेडी होना चाहिए. जो लक्ष्य हमने रखा है, आर्ट्स के छात्र है या फिर विज्ञान के छात्र हो या फिर कॉमर्स के छात्र हो, जो हमें करना है वो तय करके. अब देहाती बच्चों को हम देखते हैं, तो वे छात्र क्या करते हैं? मुझे पुलिस भर्ती करनी है, पुलिस में भर्ती होना है, तो वो क्या करता है? मुझे जो लगने वाला है, मुझे फिजिकल फिटनेस चाहिए, मुझे नॉलेज, मतलब लेखी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो उसी की तैयारी में वो लगता है. उसके लिए किमान मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तो वो देखता है. उसके बाद उसका फोकस उसी पर रहता है. उसी प्रकार से हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये तय करके ही आगे बढ़ेंगे. अब हम देखते हैं हिंदी के क्षेत्र में ये 4-5 बातें मैंने बताई. इन 4-5 बातों पर आप लक्ष्य रखकर, लक्ष्य तय करके आगे बढ़ेंगे, रास्ता तय करेंगे, छोटे छोटे मुकाम, छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते जाएंगे, तो ही मंजिल तक हम पहुंचते हैं. किसी ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, यूं ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है.
मतलब हम जो लक्ष्य है उसे सिर्फ सामने रखकर करेंगे कुछ नहीं, और बनना तो बहुत बड़ा आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य सामने रखें, परंतु उसके लिए उतना योगदान हमारा होना चाहिए, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर कौन कौन से हैं, एक 10 क्षेत्र में यहाँ पे मैंने चुनकर मैं लाया हूँ कि उस क्षेत्र में आप अपना करियर कर सकते हैं। रोजगार के अवसर वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। सबसे पहला क्षेत्र है शिक्षा। शिक्षा मतलब अध्यापक जो हम बन गए हैं, अध्यापक जो हम बन गए हैं वैसे ही आप अच्छे अध्यापक बन सकते हो। उसमें प्राथमिक है, माध्यमिक है, कनिष्ठ स्तर है और उच्च शिक्षा में आप अध्यापक बनकर हिंदी के अध्यापक बन सकते हैं। उसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, बीए करना होगा, बीएड करना होगा, फिर आगे चलकर आप उच्च महाविद्यालय में उच्च स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो नेट सेट एग्जाम होगी, बीएड करना होगा। ये शिक्षा का एक क्षेत्र है। जिसे अध्यापक बनने की रुचि है वो एक क्षेत्र चुन सकता है। ज्याला शिक्षक व्हायचं आहे, जिसे शिक्षक बनना है तो वो ये क्षेत्र चुनकर उसी के अनुसार अपना कार्य करेगा तो वह आगे बढ़ सकता है। दूसरा है रोजगार के अवसर के लिए है सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारा जिसे हम कह सकते हैं बहुत सारी अवसर, मौके वहां पर उपलब्ध है। कोरोना के काल में हमने ऑनलाइन शिक्षा के कारण, कोरोना का कालखंड था वह हमने अपने आंखों से देखा, हम पिंजरे में बंद थे, बराबर है, कोरोना महामारी के कारण हम पिंजरे में बंद थे, परंतु स्कूली शिक्षा, हमारा कॉलेज महाविद्यालय शिक्षा बंद नहीं हुई। उस कालखंड में इंटरनेट की क्रांति की वजह से घर बैठे ही हम पूरी शिक्षा हमने ग्रहण की है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ट्विटर अब चेंज गया, उसका नाम एक्स किया है, वो है। साथ ही साथ सोशल मीडिया में हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लेखन कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग मतलब आशय लेखन का काम कर सकते हैं किसी एक विषय को लेकर प्रसंगा के अनुसार। उदाहरण के लिए 14 सितंबर आया तो उसके संबंध में आपके विचार क्या है, आप ब्लॉग में लिखकर अपने आपका खुद का ब्लॉग रहेगा तो आप अपने वहां पर मत व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग का एडिटिंग करना होता है, उसका प्रमोशन करना होता है। प्रमोशन मतलब जैसे कोई फिल्म आती है तो फिल्म के हीरो हीरोइन उसका प्रमोशन करते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम हमारे किए हुए कार्य का भी प्रमोशन हमें करना आना चाहिए। अब तीसरा क्षेत्र जो है वह है पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम। मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? विषय से संबंधित ही जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरा क्षेत्र है पत्रकारिता। इसमें पत्रकारिता के कई अंग हैं, जैसे कैमरामैन है, न्यूज रिपोर्टर है, न्यूज एडिटर है, एंकर है, फोटोग्राफर है, और स्टूडियो में आज हम देखते हैं इतने चैनलों की भरमार हो गई है। उस चैनल पर ताज़ा खबर, आज की मतलब ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर जैसे होती है वैसे हर घंटे में, हर मिनट में, अब पहले घंटों में समाचार पत्र आते थे, अभी 5-5 मिनिट में लेटेस्ट न्यूज जैसे अंग्रेजी में, वैसे मराठीत ताज्या बातम्या, आत्ताची सर्वात मोठी बातमी मराठी में है। मराठी में चैनल्स देखते हैं तो आताची सर्वात मोठी बातमी, आताची सर्वात मोठी मतलब हर घंटे के हर मिनट में क्या है समाचार पत्र वहां पे आ रहे हैं। तो इसमें हम हर एक क्षेत्र में कार्य के लिए बहुत सारे अवसर है। प्रिंट पत्रकारिता है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता है, संपादक कर सकते हैं, स्तंभ लेखन कर सकते हैं, आलोचक बन सकते हैं, कार्टूनिस्ट बन सकते हैं। जिस क्षेत्र में हमें नॉलेज है, जिस क्षेत्र की हमें रुचि है, उदाहरण के लिए हमें फोटोग्राफर बनना है, कैमरामैन बनना है, तो वो क्षेत्र जिस रुचि है उसको हमने जीवन का लक्ष्य मानकर आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है। वेब पत्रकारिता है, सभी न्यूज चैनल में न्यूज़पेपर है, वेब पोर्टल है, ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर्स है। पत्रकारिता और संचार के माध्यम से फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कैमरामैन बन सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर है,
जनसंपर्क अधिकारी है, संवाददाता है। कोई भी विज्ञापन और फिल्मों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य होता है। विज्ञापन जैसे घड़ी डिटर्जेंट होता है ना, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। अगर आपको नहीं, पहले बिना विज्ञापन के अगर आपको चीज बेचने देंगे तो आप ले लेंगे क्या? इतना एडवर्टाइज मोबाइल में भी आता है, विज्ञापन आता है, और टीवी पर भी दिखाते हैं। सीरियल होता है आधे घंटे का और उसमें 10 मिनट सीरियल होता है और 20 मिनट बाकी सारे विज्ञापन होते हैं, क्योंकि खर्च करके बनवाते हैं। उदाहरण के लिए तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का उदाहरण, ये चांद सा रोशन चेहरा है ना, लक्स का एडवर्टाइज, बराबर है ना। मतलब ये कुछ ऐसे वाक्य होते हैं। विज्ञापन लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे समझ रखते हैं कि लोगों को क्या पसंद है। देखिए, महानायक अमिताभ बच्चन महानायक है, क्यों बने? अभिनय के कारण, और उनके उच्चारण शुद्धता, उनका ज्ञान। कौन बनेगा करोड़पति में, कैसे वे हमारी दिल की धड़कनें थाम कर रखते हैं, ठीक है ना। कौन बनेगा करोड़पति में क्या करते हैं वे? एक ही अमिताभ बच्चन है, कौन बनेगा करोड़पति में हमें लाखों रुपए जितवाते हैं, ठीक है। और फिर वही कहते हैं कि वही लाखों रुपए आप क्या कीजिए, मनप्पुरम गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, और फिर वही मनप्पुरम गोल्ड लेकर वहां पर क्या कीजिए, बैंक में गोल्ड रखिए और फिर उनसे फाइनेंस लीजिए। एक ही नायक है, परंतु अलग अलग विज्ञापन के द्वारा हमें क्या करते हैं, सामने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास वहां पे होता है। ये विज्ञापन का तो दौर है। जहां कहीं भी हम जाते हैं तो विज्ञापन के माध्यम से ही हम अपनी बातें वहां पर पहुंचाते हैं। हर एक क्षेत्र में आज विज्ञापन ने क्या है, भागदौड़ मचा रखी है। इसके लिए फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, एनिमेशन है, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं हम। सभी प्रकार के इन मीडिया के क्षेत्रों के लिए आपको डिप्लोमा करना होगा, आपको डिग्री करनी होगी, आपको मास कम्युनिकेशन करना होगा, जर्नलिज्म पत्रकारिता के कोर्सेज करने होंगे। ये सब हर एक क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार अगर हमने तय करके हम एक एक मकाम हासिल करते जाएंगे तो रोजगार के अवसर हमें वहां पर प्राप्त होते सकते हैं। चौथा है टीवी, फिल्म, रेडियो। ये जो आज के हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, जिनके अलावा हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आज जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, अन्न, वस्त्र, निवारा, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। अब हमारी चौथी आवश्यकता क्या हो गया है, मोबाइल। एक दिन हम सांस लेना भूल जाएंगे लेकिन मोबाइल देखना भूल नहीं पाएंगे। मोबाइल को साथ में लेकर ही चलते हैं। तो टीवी के पीछे कंटेंट राइटर है, टीवी सीरियल के डायलॉग्स लिखने के लिए संवाद लेखन जिसे कह सकते हैं वो कर सकते हैं, पटकथा लेखन कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई एक कथा आ गई हो तो उसको आप लेखन के रूप में प्रस्तुत करके, आपकी कथा अगर डायरेक्टर को, निर्देशक को अगर पसंद आ गई तो वह उसका नाट्यकरण करके टीवी सीरियल वहां पर प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा रेडियो जॉकी है, एफएम है, जहां पर हम संवाद कौशल जिनका अच्छा है, जो भाषा का शुद्ध ज्ञान रखते हैं, भाषा की शुद्धता, उच्चारण, संवाद कौशल, संभाषण, इन सब पर आपका प्रभुत्व है तो आप रेडियो जॉकी के माध्यम से भी वहां पर आपको रोजगार उपलब्ध हो सकता है। समाचार लेखन है, जिसकी लेखनी अच्छी है वो लेखन करता है, एडिटर, संपादक बन सकता है, सह संपादक बन सकता है, अपने विचारों को किसी एक ज्वलंत विषय पर अपने मत को वह रख सकता है। समाचार वाचन वह भी हम कर सकते हैं। गीतकार, कलाकार, कवि, ये भी अपने अपने रोजगार के अवसर है। कब होगा, जब आप कैमरे के सामने आएंगे, बिना देखे बोलना पड़ता है। समाचार पत्र वाले क्या आप नीचे देखकर या फिर ऐसे उधर नहीं, उनके सामने होता है वह स्टूडियो में, परंतु वो भी बोलकर आत्मविश्वास के साथ सारी बातें रखना वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवाद कौशल विकसित करना इसीलिए अत्यंत आवश्यक है।
अगला क्षेत्र है रोजगार का, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियों में, कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो मंत्रालय होते हैं, वहां पर जो कार्यालयीन कामकाज के लिए होता है, उस स्तर पर आप हिंदी में अगर आपने अच्छे अनुवादक और राजभाषा अधिकारी पद की परीक्षा उत्तीर्ण की तो आपको वहां पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा केंद्रीय जितने सारे कार्यालय होते हैं, बैंक है, सिविल सर्विसेज है, मतलब यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, रेलवे है, डाक है और अन्य सारे इतने विभाग हैं, उन विभागों में भी आप हिंदी के माध्यम से, इन स्पर्धा परीक्षाओं के माध्यम से ये सरकारी नौकरी हासिल आप कर सकते हैं। अगला क्षेत्र है प्रकाशन के क्षेत्र में, जहां पर प्रूफ रीडिंग है, एडिटिंग है, ड्राफ्ट तैयार करना है, रचनाओं का चयन करना है, पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य हम प्रकाशन के माध्यम से कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग, उदाहरण के लिए कोई एक किताब किसी लेखक ने लिखी है तो उसको प्रूफ रीडिंग करना है। पुणे में तो हम देखते हैं महाराष्ट्र का जो विद्येचं माहेरघर ज्याला म्हणतात, वहां पर इतनी सारी प्रकाशन है मराठी के लिए, एडिटिंग करने वाले, प्रूफ रीडिंग वाले, हर पन्ने के लिए, हर शब्द के लिए उसे रोजगार मिलता है, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए, मतलब वो जितने पन्ने एडिटिंग करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, तो उस मात्रा में उसे क्या है वहां पर पैसे उपलब्ध होते हैं। अगला क्षेत्र है, मतलब हम जिस क्षेत्र को चुनते हैं उस क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान हमारे पास है, उच्चतम बातें हमारे पास है, तो हम उस क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अगला क्षेत्र है अनुवादक। अनुवाद का मतलब है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब एक भाषा में किया गया अनुवाद दूसरी भाषा में करना। एक भाषा मतलब कौन सी? स्रोत भाषा, जिस भाषा में हमने वो पढ़ा है, मूल भाषा, और हम दूसरी भाषा में अनुवाद करने चाहते हैं, उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतांजलि जो महाकाव्य है, जो पहले बंगाली भाषा में प्रसिद्ध हुई, आगे चलकर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, और उस अंग्रेजी अनुवादित किताब को क्या हुआ है, पहला नोबेल पुरस्कार, विश्व स्तर का पहला नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। हमारी हिंदी साहित्य के लेखिका गीतांजलि श्री, इन्होंने इनकी लिखी हुई रेत समाधि इस किताब के लिए बुकर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया है। अनुवादक का काम है कि उसे दोनों भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए, मूल भाषा और लक्ष्य भाषा। इसीलिए आपका समृद्ध ज्ञान होना चाहिए, समीक्षक, आलोचक, तटस्थ रूप से आपको अनुवाद करना है। आशय, भाव जो मूल है उसे धक्का न लगाते हुए दूसरी भाषा में उसे पहुंचाना है। दोनों भाषाओं का समांतर ज्ञान अगर हमें है तो हम ये अनुवादक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस ये नई कंसेप्ट, नया क्षेत्र आजकल खुला हुआ है। जैसे हम वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, बीई सिविल जिसने किया है, सिविल इंजीनियर बना, लेकिन बाद में उसे रोजगार वहां पे नहीं मिला तो उसने क्या किया, सीडेक का कोई कोर्स 1 साल का किया आईटी इंडस्ट्री में, सूचना प्रौद्योगिकी, तो वह आज क्या है, आईटी इंडस्ट्री में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहा है। और जो ऐसे काम वो करता है, उसकी प्रगल्भता जैसे जैसे बढ़ती है, वह कंपनियां बदलता जाता है। पहले उसे काम मिलता है 40,000 का, फिर वह जैसे जैसे अपने काम में और भी तरबेज होता जाता है, उस पर अधिकार प्राप्त करता है, कंपनियां बदलता चला जाता है, पैकेजेस उसे मिलते जाते हैं। तो हम जितने जिस कौशल पर अगर हमने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, उसके माध्यम से हम घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम इस कंसेप्ट के माध्यम से भी अनुवादक के तौर पर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। आज फिल्म उद्योग है, अनुवाद एजेंसियां है, विज्ञापन है, न्यूज है, सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन का दौर बढ़ रहा है, भूमंडलीकरण के दौर में पूरी दुनिया आज हमारी मुट्ठी में है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके द्वारा हम अपने आप का विज्ञापन, आज हम देखते हैं हर कोई महाविद्यालय डिजिटल बना है,
शिखर पत्रिका का उद्घाटन यहाँ पर हो गया है। इसके साथ ही आपको सभी प्रकार की सूचनाएं, आज प्रोग्राम है, कौन आने वाले हैं, कौन कहाँ पर है, ये सब सूचनाएं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है ना। व्हाट्सएप ग्रुप है आपके बनाते, सभी प्रकार की महाविद्यालय की जानकारियां, सभी प्रकार की प्रशासनिक सूचनाएं आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं। तो उसी के माध्यम से ये जो विज्ञान तंत्रज्ञान का ये जो युग है, उसी के माध्यम से हम अपने रोजगार को ढूंढ सकते हैं। 8वां जो क्षेत्र है वह है सामग्री लेखन संपादन। आज नए OTT प्लेटफॉर्म है, जी है, सोनी है, नए चैनल बहुत सारे भरमार है। उदाहरण के लिए कैसा है, किसी के पास ज्ञान है परंतु वह लिख नहीं सकता है, जो अच्छा लिख सकता है वो बोल नहीं पाता है। मतलब एक दूसरे की त्रुटियां रहती है, कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं होता है। तो हम एक दूसरे की मदद लेकर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साइंस मैगजीन्स है, रिसर्च जर्नल होते हैं, वहां पर थीसिस राइटिंग है, रिसर्च आर्टिकल होते हैं, उनका अनुवाद करके हम अपनी बात वहां पर रख सकते हैं। टीवी है, टेक्निकल एडिटिंग है, प्रोडक्ट कंपनी के बेचे जाते हैं, व्यापारी इस व्यापार के लिए विज्ञापन करना पड़ता है, वस्तुएं बेचनी पड़ती है, बार बार विज्ञापन के माध्यम से हम अपनी बातें रख सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन जो देखा हमने, जैसे उदाहरण के लिए बायजूस जो है, हमें पता था क्या, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं नीट के साइंस के लिए वह बहुत ही प्रगल्भ क्षेत्र वह रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कंटेंट है साइंस में, मेडिकल में, अगर आप आंख की पढ़ाई कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से आंख वहां पे आपको दिखाई जाती है, उसके पार्ट्स दिखाए जाते हैं। बायजूस ने इतना अपना कंटेंट डेवलप किया है। वो मशहूर प्रोफेसर उस क्षेत्र के तज्ञ व्यक्ति को लेकर क्या करते हैं, उनसे कंटेंट लेकर, आशय लेकर उनका आशय हम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद अन अकेडमी है, फिजिक्स वाला मतलब जो अपना आशय कंटेंट मुफ्त में, कम से कम फीस में बच्चे पढ़े, इसीलिए वो बता रहे। ये सब क्या है, ऑनलाइन के कारण, इंटरनेट की क्रांति के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांति के कारण ये हो रहा है। हम हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा करें, ऐसा क्षेत्र चुनकर कुछ ऐसा करेंगे तो हमें भी, जैसे हम YouTube पर रील्स डालते हैं, हमारा स्टेटस किसने किसने देखा ये देखते हैं, वैसे ही हमारे क्षेत्र में जो बनना चाहते हैं उस क्षेत्र का ज्ञान अगर हम हासिल करके कुछ नई नई बातें हम रखते हैं तो उसके लाइक्स बढ़ते जाते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे है रचनात्मक लेखन एवं पटकथा लेखन, जिसमें कवि, कथाकार, गीतकार, नाटककार, उपन्यासकार, विज्ञापन लेखक, क्रिएटिव राइटिंग, कविता, शेरो शायरी, फिल्म संवाद लेखन, ये भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट है, मोटिवेशनल वक्ता मतलब प्रेरणादायी, हम क्या करते हैं अभी ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं जिसके माध्यम से आपको प्रेरित किया जाए, उस मोटिवेशनल वक्ता के रूप में आप अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। पर्यटन है, अंत है, पर्यटन है और गैर सरकारी संगठन जैसे NGO जिसे हम कहा जा सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आज हिंदी हम देखते हैं भारत को प्राचीन ऐतिहासिक भूमि कहा जाता है। हमारे यहाँ पर धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर आप कल्चरल टूरिज्म, ट्रैवल गाइड की भूमिका निभा सकते हैं। NGO जो होता है वो क्या कर सकता है, जिन लोगों के पास खास समूह के लोगों के साथ वे संपर्क करते हैं और उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, गाइड की भूमिका को माध्यम बनाकर वे वहां तक पहुंचते हैं। नई नई कंपनियां क्या करती है, कॉल सेंटर है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, टोल फ्री नंबर होता है, वहां पर बैठे हुए लड़कियां जो है, कॉल पर आपने वो टोल फ्री नंबर पर डायल किया तो आपको जो जानकारी चाहिए बटन दबाइए, आपको वो जानकारी वहां पर मिल सकती है। सभी प्रकार में मतलब हिंदी में इतनी क्षमता है कि वह हर एक प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कर सकती है। उत्कृष्ट कुशल संचार कौशल, भाषा का ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान, तकनीकी एस्पेक्ट्स अगर हमने सीख लिए तो हम आगे जीवन में इस इंटरनेट और तकनीकी युग में आगे हम बढ़ सकते हैं। आज लगभग 150 देशों में लगभग 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है।
फिजी जैसा देश है वहाँ पर उसने आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा का दर्जा उसे मिला है। ऐसे बहुत सारे और भी अन्य क्षेत्र है, रोजगार के क्षेत्र है, हमें उन रोजगार के क्षेत्रों को ढूंढना होगा और हम जब तक अपनी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, जो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के उद्गाता है, उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा बयान ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। मतलब हम अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस हिंदी दिन के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पर हिंदी और रोजगार इस विषय पर अपना मंतव्य रखने का अवसर दिया, इसलिए मैं कनिष्ठ महाविद्यालय और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रसाद कुंटे सर जी, पर्यवेक्षक माननीय मल्लीनाथ साखरे सर जी, कनिष्ठ विभाग और वरिष्ठ विभाग के कनिष्ठ विभाग के माननीय शिवराज पाटिल सर, वरिष्ठ विभाग के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संघ प्रकाश दुबे सर जी, और सबसे बड़ा योगदान तकनीकी बातें संभालने वाले, ये सब कुछ बनाने में जिनका योगदान है, और हमारे मराठी के सुप्रसिद्ध आकाशवाणी के प्रासंगिक निवेदक के रूप में भूमिका निभाने, पूरा सोलापुर उन्हें जानता है, माननीय प्राध्यापक संतोष पवार सर जी, और अंत में आप सभी छात्र और छात्राओं के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। एक दो सम्मान जो है यहाँ पर होंगे। साखरे सर अभी अभी आए हैं, देर से आए दुरुस्त आए कहते हैं, कार्यक्रम अभी अभी संपन्न हुआ, तो मैं हिंदी विभाग की ओर से उनका सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। एक और सम्मान होगा, संतोष पवार जी शुरू में निकल गए, बाद में आए, कुछ कार्य था उनको, उनके अनुपस्थिति में जिसने कैमरे को बहुत अच्छी तरह से संभाला, आइए कैरना को ये सम्मान जो है, बहुत ही अच्छी तरह से उसने कैमरे को संभाला, ये सम्मान होना चाहिए। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि और आगे चलकर संतोष पवार जी हमारे मित्र हैं, हमेशा सहयोग देते रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका भी सम्मान हो, तो दोनों से प्रार्थना करता हूं। और दुड्डे सर भी मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, आप भी सामने आए सर, आपका भी सम्मान, कि हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं कन्या वरिष्ठ महाविद्यालय के संघ प्रकाश जी दुड्डे, आप दोनों के साथ आइए। संतोष जी, अरे नहीं, किताब है, किताब दीजिए, आइए। तो संतोष पवार जी का सम्मान हो रहा है। डिजिटल पत्रिका में सबसे ज्यादा सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, और हिंदी की डिजिटल पत्रिका आप सभी ने देखी है ध्यानपूर्वक। के बाद आभार प्रकटन होगा। आभार के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरी सहेली कुमारी संजीवनी बंसोड़े। आज के कार्यक्रम के अतिथि सम्मानीय डॉक्टर धरेप्पा बताले जी, कॉलेज के उपाचार्य सम्मानीय श्री प्रसाद कुंटे सर, पर्यवेक्षक मल्लीनाथ साखरे सर, हिंदी अध्यापक माननीय शिवराज पाटिल सर, और मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे सहपाठी। आज हिंदी दिवस के कार्यक्रम के लिए अतिथि डॉक्टर धरेप्पा बताले जी ने हम सबको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। इसका हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। हिंदी भाषा और रोजगार को लेकर काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं कॉलेज की ओर से डॉक्टर धरेप्पा बताले जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। कॉलेज के उपाचार्य सम्मानीय प्रसाद कुंटे सर उपस्थित रहे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। कॉलेज के पर्यवेक्षक श्री मल्लीनाथ साखरे सर उपस्थित रहे, उनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए प्राध्यापक संतोष पवार सर ने काफ़ी सहयोग दिया और अनेक छात्र और छात्राओं ने भी सहयोग दिया, आपके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। गुड्डे सर जी भी आए, आप गुड्डे सर जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति से आज के कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और यह घोषित करती हूँ कि आज कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो गया। धन्यवाद।